इस्तेमाल जरूरी है। नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में असंतुलन समस्याओं का कारण बनता है और शरीर में हार्मोन का असंतुलन रोग और बीमारियों का। थायराइड के असंतुलन से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं और थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जितनी आम हैं उसे लेकर भ्रम भी उतने ही अधिक हैं। वजन बढ़ रहा है तो थायराइड तो नहीं, अगर बाल झड़ रहे हैं, थकान लग रही है, सुस्ती रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो इन सब का जिम्मा डाला जाता है थायराइड की समस्या पर। आज हम विशेषज्ञों से समझेंगे कि थायराइड की समस्याएं कितनी तरह की हो सकती हैं, बच्चों में, महिलाओं में और हर आयु वर्ग के लोगों में क्या प्रभाव इनका होता है, और यदि किसी को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसे में उसका इलाज किस तरह से किया जाना चाहिए। साथ ही ये समझेंगे कि बच्चों में थायराइड का असंतुलन क्या प्रभाव डाल सकता है, किस तरह की जटिलताओं का खतरा उन्हें होता है और कैसे किया जा सकता है बचाव थायराइड के असंतुलन से होने वाली जटिलताओं से, उससे होने वाली समस्याओं से। यदि किसी को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कैसे किया जाए और क्यों आवश्यक है थायराइड की स्क्रीनिंग करवाना। इन तमाम विषयों पर आज विस्तार से करेंगे बात। एक रिपोर्ट देखते हैं और ये समझ लेते हैं कि थायराइड ग्रंथि किस तरह से कार्य करती है और कितना महत्वपूर्ण हार्मोन है थायराइड हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे शरीर के लिए। हार्मोन हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। थायराइड शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। थायराइड संबंधित समस्याएं आम हैं और हर आयु के लोगों को प्रभावित करती है। थायराइड एक तरह की ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि गर्दन के अगले हिस्से में स्थित होती है। ये ग्रंथि T3 और T4 हार्मोन बनाती है। थायराइड ग्रंथि हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित रखती है, यानी जो भोजन हम लेते हैं ये उसे ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। थायराइड ग्रंथि T3 और T4 हार्मोन का निर्माण करती है। इन हार्मोन का सीधा प्रभाव हमारी श्वास, हृदय गति, पाचन तंत्र और शरीर के तापमान पर पड़ता है। साथ ही ये हड्डियों, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी प्रभावित करता है। जब ये हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो वजन कम या अधिक होने लगता है। इसे थायराइड की समस्या कहते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH ये मस्तिष्क के पिट्यूटरी ग्रंथि से जारी होता है और शरीर के अन्य दो थायराइड हार्मोन यानी T3 और T4 के प्रवाह को नियंत्रित करता है। जब थायराइड ग्रंथि अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन का उत्पादन करने लगती है तो इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। महिलाओं में थायराइड की समस्या काफी देखी जाती है। इसकी वजह से कई तरह की अन्य जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे वजन का बढ़ना, माहवारी से संबंधित समस्याएं, गर्भधारण में समस्या और गर्भावस्था में जटिलताएं हो सकती हैं। यदि गर्भावस्था के दौरान मां को थायराइड की समस्या हो तो इसका प्रभाव शिशु पर पड़ता है। बच्चों में थायराइड की समस्या होने पर उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। आवश्यक है कि थायराइड की समस्या की जल्द पहचान हो और इसका सही इलाज करवाया जाए। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। आज हम बात करेंगे थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं थायराइड से संबंधित और कैसे किया जा सकता है उनका उपयोगी इलाज, ये बताएंगे विशेषज्ञ। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर अंजू सेठ, डायरेक्टर प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स एंड प्रिंसिपल Lady Harding Medical College, Associated Kalavati Saran Children's Hospital, in charge Division of Pediatrics Endocrinology and former head Department of Pediatrics. Lady Harding Medical College, experience for over 30 years. Areas of interest are vitamin D, calcium, diabetes mellitus, nutrition, clinical endocrinology, growth diabetes, parathyroid hormone and thyroid diseases. बहुत स्वागत है डॉक्टर अंजू सेठ आपका।
विस्तार से ये बताने के लिए कि महिलाओं में क्या प्रभाव होता है थायराइड के असंतुलन से और कैसे इसकी जटिलताओं को दूर रखा जा सकता है, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राजेश कुमारी, एडिशनल प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एक्सपर्टीज हाई रिस्क प्रेगनेंसी, यूरो गायनेकोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश कुमारी। विस्तार से समझेंगे हम विशेषज्ञों से कि किस तरह से थायराइड हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और कैसे इसका संतुलन बनाए रखा जा सकता है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर अंशिता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर एंडोक्राइनोलॉजी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। हर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट आर डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स ऑफ बोन एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म। बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशिता आपका। थायराइड की समस्या क्योंकि काफ़ी आम है तो लोगों को लगता है कि ये या तो जटिल नहीं हो सकता या फिर अगर इसके लक्षण नियंत्रित हो जाते हैं तो दवा छोड़ी जा सकती है। विशेषज्ञों की राय इस पर क्या है, ये विशेषज्ञों से समझेंगे। इस विषय से संबंधित कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे इन 2 फ़ोन नंबर्स में से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड आपको जो लगाना है, और नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। जानकारी की शुरुआत करते हैं, समझ लेते हैं थायराइड के महत्व के बारे में और जान लेते हैं कि कितना चिंताजनक हो सकता है यदि कोई व्यक्ति थायराइड से ग्रस्त हो और उसके लिए सही उपचार ना ले। डॉक्टर अंशिता, थायराइड की समस्याएं हमारे देश में कितनी आम हैं और क्यों आवश्यक है कि व्यक्ति को थायराइड के विषय में जानकारी हो? जी, जैसा कि आपने रिपोर्ट में बताया, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो तितली के आकार की एक ग्रंथि है जो हमारे गले में आगे की तरफ स्थित होती है और ये है T3 और T4 नाम के हार्मोन्स बनाती है। ज़रूरी इसलिए है ये हमारे लिए क्योंकि ये शरीर में होने वाली काफ़ी सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित रखती है, चाहे वो हमारा वज़न हो, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी हृदय की गति, हमारी बोन्स की हेल्थ, ये हर ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करती है। आज के टाइम में ऑल ओवर द वर्ल्ड और भारत में भी थायराइड से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो काफ़ी कॉमन हो गई हैं, जिसके काफ़ी सारे कारण हैं। करीब 11% पॉपुलेशन को हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग कम हो जाना इस बीमारी से ग्रसित है। इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीक़ों से होता है और यह कोलेस्ट्रॉल से संबंधित, हार्ट से संबंधित, छोटे बच्चों में ग्रोथ और प्यूबर्टी से संबंधित प्रॉब्लम सामने लेकर आता है। और इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड का अत्यधिक काम करना, ये एक दूसरी तरह की थायराइड की बीमारी होती है जिसमें वज़न का कम हो जाना, हृदय की गति बढ़ जाना, पेट में अपच की प्रॉब्लम हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं और ये भी हमारे स्वास्थ्य को बहुत ख़राब तरह से इम्पैक्ट करता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन है और इतनी ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए ख़राब हो सकती हैं, इसलिए इनके विषय में जानकारी होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जी, विस्तार से आपने समझाया है कि किस तरह से थायराइड का असंतुलन जो है शरीर और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। डॉक्टर अंजू सेठ, आमतौर पर जब थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात आती है तो बड़ों से ही जोड़कर देखा जाता है। बच्चों में ये समस्याएं होने का खतरा या संभावना कितनी होती है और कितना महत्वपूर्ण भूमिका या रोल निभाता है थायराइड हार्मोन बच्चों के विकास के लिए, चाहे बात हो उनके फिजिकल ग्रोथ या डेवलपमेंट की या उनके मानसिक विकास की? थायराइड ग्लैंड का सही से काम करना एक बच्चे के शारीरिक और मानसिक दोनों ही के विकास के लिए एक एसेंशियल हार्मोन है। अगर बच्चे को, जिसे हम कहते हैं कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, बचपन से ही अगर थायराइड ग्रंथि उसकी काम नहीं कर रही है तो उसका ना शारीरिक विकास ठीक से हो पाएगा और ना ही मानसिक विकास, उसका डेवलपमेंट भी लेट होगा। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि अगर हम इसे उस वक्त नहीं पिक करेंगे, हम बाद में ट्रीटमेंट करेंगे भी तो उसका असर रह जाएगा बच्चे के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में जो थायराइड हार्मोन से जुड़ी है और इसकी काफ़ी प्रेवलेंस है। अगर हम अपने देश का ही डेटा देखें तो करीबन 1 आउट ऑफ 1200 मतलब 1200 बच्चों में से एक बच्चे को कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म यानी पैदाइशी ही उनका जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसको जल्दी पकड़ना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे के ऊपर इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है।
जी। हाइपरथायरॉयडिज्म जो डॉक्टर अंशिका ने बताया वो भी बच्चों में हो सकता है, पर हाइपोथायरॉयडिज्म के बजाय कहीं कम कॉमन है। तो बच्चों में जब ये समस्या होती है तो इसका प्रभाव थोड़ा जटिल भी होता है, क्योंकि जीवन भर असर रह सकता है यदि इसका जल्द इलाज शुरू ना किया जाए और सही तरह से ना किया जाए। डॉक्टर राजेश्वरी, महिलाओं का अगर वज़न अधिक होता है या उनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं तो कहा जाता है कि कहीं थायराइड तो असंतुलित नहीं हो रहा। यदि किसी महिला को थायराइड की समस्या है, किस किस तरह से इसका प्रभाव हो सकता है या कैसे प्रेजेंट कर सकता है आमतौर पर महिलाओं में? हम अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करते हैं तो ध्यान हमें देना पड़ता है प्यूबर्टी एंड एडोलसेंट एज से। प्यूबर्टी में जैसे बच्चों के जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो इरेगुलर पीरियड्स होना, वेट गेन होना और थोड़ा सा डिप्रेसिंग मूड, फटीग, ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम हमें ध्यान देना होता है कि थायराइड टेस्ट एक मस्ट है कि हमें करा के देख लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जो हम पूरा दिल्ली, यूपी, हरियाणा, ये पूरा एक बेल्ट है जिसमें कि थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है जी। फिर हम एडोलसेंट से चलते हैं, प्रेगनेंसी, जब उनकी मैरिज होती है तो इनफर्टिलिटी, क्योंकि थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अदर जो हार्मोनल हैं उनको इम्बैलेंस करता है, तो ओवुलेशन नहीं होता तो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस हो जाते हैं। अब प्रेगनेंसी अगर हो भी गई तो फिर उस टाइम पे भी अगर मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो जैसा कि मैम ने बताया है अभी कि बच्चे में कंजेनाइटल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर हम उसका उपचार नहीं कर रहे हैं तो इसलिए थायराइड का इन्वेस्टिगेशन तो अब मस्ट है करवाना, और फिर उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जी, तो समस्या का सही समाधान हो, इसके लिए समस्या की पहचान सबसे पहला कदम होती है और उसके लिए सतर्क रहना, सवाल पूछना और जानकारी लेना महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास कार्यक्रम के शुरुआत में ही आ गए हैं। उससे पहले एक कॉलर हैं बिहार से, फोन लाइन पर राकेश जी हैं हमारे साथ। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी सर, जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। जी, मेरा थायराइड है, 3 साल से थायराइड का दवा मैं खा रहा हूँ जी। और मेरा गला में दर्द रहता है। कितनी उम्र है आपकी राकेश जी? उम्र 36 साल है जी। डॉक्टर अंशिता, क्या आप इन्हें एडवाइस करना चाहेंगी? जी, इन्होंने बताया कि इनको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है जिसके लिए ये नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं और इनको लेकिन पैरों में दर्द रहता है। तो इस चीज़ के सवाल के 2 पहलू हैं। पहली बात कि क्या जो पैरों में दर्द है वो थायराइड की प्रॉब्लम से संबंधित है? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि मांसपेशियों में दर्द रहना ये भी एक लक्षण होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का। इन्होंने बोला ये दवाई ले रहे हैं उसके बावजूद ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या कारण हो सकते हैं? दवाई की डोज सही है या नहीं, उसको थायराइड हार्मोन के लेवल्स को नियमित रूप से चेक किया जा रहा है या नहीं, दवाई को रखने का और खाने का तरीका ठीक है या नहीं, क्योंकि दवाई ये जो थायराइड के लिए दवाई होती है इसको हमें सुबह खाली पेट लेना होता है और 1 घंटे तक हमें और कोई भी खाद्य पदार्थ या चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना होता है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जी अगर जी बिल्कुल, और हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से इसके प्रारंभिक लक्षण या वो लक्षण जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाए और ये समझ लिया जाए कि कहीं कुछ असंतुलन है तो विशेषज्ञ के पास जाना है, ये सब आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द लौटते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। रजत हैं, अमरेंद्र हैं, शिल्पा हैं, शिखा हैं, स्वाति है। सबका सवाल जो है हाइपोथायरॉयडिज्म से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अंजू सेठ, अमरेंद्र सिंह का सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं कि घेंगा जब हो जाता है, ग्वाइटर जिसे कहा जाता है, ये अवस्था क्या शुरुआती दौर से ही होती है या अगर ट्रीटमेंट नहीं हो तो समस्या बढ़ते बढ़ते घेंगा की अवस्था तक पहुंच जाती है? क्या अवस्था है, इसके विषय में ज़रा बताएं। गोइटर कई वजह से हो सकता है। गोइटर का मतलब है थायराइड ग्रंथि का बड़ा होना। तो बच्चों में और एडल्ट्स में थोड़े से इसकी वजहें भी अलग हैं। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो अगर थायराइड ग्रंथि अपना हार्मोन सही से नहीं बना पा रही है शुरुआत से ही, और ये हो सकता है शुरुआत से ही ना बना रही हो, पैदाइशी ना बना रही हो, या बाद में वो काम करना बंद कर दे, तो वो ग्लैंड बड़ा हो सकता है, उसे गोइटर कहते हैं हम। जी। गोइटर की वजह जो बच्चों में कम होती है, एक कभी कभी कैंसर भी हो सकती है। गोइटर की वजह हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, यानी जब थायराइड ग्रंथि बड़ी हुई है ऐसा हो सकता है कि वो नॉर्मल से कम काम करे या वो नॉर्मल से ज़्यादा काम करे, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म या मेलिग्नेंसी। तीनों ही तरह की प्रॉब्लम्स गोइटर कर सकती हैं। और जैसा मैंने बताया, एडल्ट्स और बच्चों में इसके कॉजेज़ भी कई बार थोड़े कुछ ओवरलैप है, कुछ थोड़े अलग भी हो सकते हैं। तो कंजेनिटल पैदाइशी ही हाइपोथायरॉयडिज्म में भी गोइटर हो सकता है, और अगर बच्चों में हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म बाद में आए तो भी गोइटर हो सकता है। डॉक्टर अंजू, बच्चों की अगर बात करते हैं, आपने दो अवस्थाएं बताई, एक तो कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है अगर बचपन से ही, जन्म के समय से ही समस्या है, और एक दूसरा अगर बाद में इस तरह की समस्या आती है, किस तरह से उसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं और माता पिता के लिए कितना सरल या कितना चुनौतीपूर्ण होता है उन लक्षणों को पहचान कर पाना, क्योंकि आमतौर पर बच्चों में थायराइड की जांच नहीं करवाई जाती है। आप सही कह रही हैं किरण जी। कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म में बार बार इस पर आऊँगी क्योंकि इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और जब बच्चा पैदा होता है, यंग इन्फेंट है, उसमें लक्षण बहुत ही कम होते हैं। पेरेंट्स तो क्या, डॉक्टर्स भी नहीं पहचान पाएंगे जो एक न्यूबॉर्न बच्चा है। हम चाहते हैं अगर थायराइड ग्रंथि की कमी है तो वो पैदा होते ही हमें पता चले, ताकि बच्चे का समय से इलाज हो, नहीं तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास पर असर होगा। पर बच्चे में लक्षण नहीं होते हैं। लक्षण कब आते हैं? जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तब लक्षण आते हैं। तो साल के हमारे जीवन के पहले साल में जो मुख्य लक्षण होंगे वो है बच्चे का शारीरिक विकास ना होना, यानी उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। उसका जो डेवलपमेंट है बच्चे का, यानी बच्चा समय रहते स्माइल करता है, गर्दन संभालता है, बैठता है, खड़ा होता है, वो सब डीले हो जाता है। तो शारीरिक विकास भी डीले और मानसिक डेवलपमेंट भी डीले। बच्चा सुस्त रहता है, उसे कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसकी आवाज़ बहुत भारी हो जाती है और बहुत कोर्स चेहरे पर सूजन सी नज़र आती है। सो ये लक्षण धीरे धीरे दिखते हैं, पर तब तक बच्चे के दिमाग पर जो असर है वो उल्टा हो चुका होता है। जब बच्चा बड़ा होता है उसमें लक्षण थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि बच्चे का दिमाग करीबन 3 साल तक जो है ज़रूरी है उसकी डेवलपमेंट। तो अगर थायराइड की कमी 3 साल की उम्र के बाद में हो तो दिमागी विकास पर इतना असर नहीं डालती, लेकिन बच्चा सुस्त ज़रूर हो जाएगा। पढ़ाई में उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, थोड़ा सुस्त हो जाएगा, शारीरिक विकास ग्रोथ कम होने लगेगी। पहले हाइट सही थी, अब हाइट कम होने लगेगी बच्चे की और अपने क्लास के बच्चों के हिसाब से। तो उस वक्त, और कई बार गोइटर, डीलेड प्यूबर्टी, इसकी बात की डॉक्टर राजेश ने। तो बच्चे जब एडोलेसेंस में आते हैं तो उनका अपने और लड़कियों के या लड़कों के हिसाब से शारीरिक विकास का ना होना, तो ये लक्षण हैं बड़े बच्चे में हाइपोथायरॉयडिज्म के। जी, तो अगर इस तरह के कोई असामान्य लक्षण हो रहे हैं तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना है, डिले नहीं करना है, देरी नहीं करनी है, एक विशेषज्ञ को दिखाना आवश्यक है। एक कॉलर है हमारे साथ उत्तर प्रदेश से, फोन लाइन पर मुकेश जी हैं। स्वागत है आपका मुकेश जी, पूछिए सवाल। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम, हम ये जानना चाह रहे हैं, हमारी मैडम को थायराइड हुआ था तो जांच कराया था हमने जी। तो उस समय डॉक्टर साहब ने लिखा था कि 100 mg का ये दवा खिलाने के लिए। तब से कंटिन्यू दवा खा रही हैं और उनका बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो क्या इसी को कंटिन्यू रखें या mg में कुछ
कमी भी कर सकते हैं। मुकेश जी, कितनी एज है आपकी वाइफ की और कितना समय हुआ दवा लेते हुए? इनकी 45 साल एज होगी मैडम, और हमको लगता है कि 5-6 साल से ज्यादा हो गया दवा लेते हुए। डॉक्टर अंशिता, आमतौर पर जो बहुत सारी बीमारियों के साथ होता है, चाहे हाइपरटेंशन की बात की जाए या थायराइड, जिसमें बहुत प्रोमिनेंट लक्षण नहीं आते, कि लगता है कि रिलीफ हो गया तो दवा छोड़ दी जाए, क्या कहना चाहेंगी? जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये गलत धारणा काफ़ी आम है कि अगर हमारे सारे लक्षण ठीक हो गए हैं या हमारी थायराइड हार्मोन की रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है तो हम दवाई को बंद कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। करीब 95% पेशेंट्स जो हाइपोथायरॉयडिज्म के होते हैं उनको ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें थायराइड के T3 और T4 हार्मोन्स बनने कम हो जाते हैं और टाइम के साथ इनका प्रोडक्शन और कम ही होता जाता है। ये चीज़ जड़ से ठीक नहीं होती। जब तक हम बाहर से दवाई देते रहेंगे पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। पर जहाँ हमने दवाई बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के डोज कम कर दी या बिल्कुल बंद कर दी, वहाँ ये प्रॉब्लम दोबारा उभर के आ जाएगी। राइट। डॉक्टर राजेश, महिलाओं की बात करें, अगर गर्भावस्था के दौरान, दोनों बातें कर लेते हैं। पहले, अगर महिला को थायराइड की समस्या है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, कंसीव करना चाहती हैं, किस तरह से आप लोग उनको एडवाइस करते हैं, क्या जांच पहले करवाई जाए और किन बातों का ध्यान रखना है? फिर प्रेगनेंसी की भी बात करेंगे। ऐसे में जब हमारे पास आते हैं महिला इनफर्टिलिटी के साथ में, तो अदर इन्वेस्टिगेशन के साथ में जो अदर हमें इन्वेस्टिगेशन इनफर्टिलिटी के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ के कराने हैं, थायराइड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ओवुलेशन पे थायराइड का असर अगर कम होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो ओवुलेशन पे इफेक्ट आता है। ओवुलेशन नहीं होगा कि अंडा नहीं बन रहा है तो प्रेगनेंसी भी मुश्किल होगी उनके लिए जी। और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उस टाइम में हमें थायराइड का कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लेवल कम है उनका, थायराइड बढ़ता जा रहा है, तो फिर वो बच्चे के ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट करेगा। ऐसे में हाइपोथायरॉयडिज्म में अगर वो कंसीव कर गई हैं तो सबसे पहले तो होता है अबॉर्शन होने के चांसेस। अगर वो कंटिन्यू कर रही हैं प्रेगनेंसी को तो उन महिलाओं में बीपी अधिक होना, प्रीएक्लेम्शिया जिसे कि बहुत ज़्यादा बीपी के साथ अदर सिम्टम्स आना, बच्चे का ग्रोथ कम होना और प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं इनमें जी। तो इसलिए हमें थायराइड का लेवल चेक करके अकॉर्डिंग उसके ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ राजस्थान से मिस्टर जोशी हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। अगर मैडम है, मेरे थायराइड है, मेरा जी TSH जो है वो हेलो जी, क्या जानना चाह रहे हैं जोशी साहब? अब मेरा जो है वेट जो है 90 kg है, तो पड़ा हुआ है। ओके। मोटी आवाज है, आवाज बहुत भारी है जी। और मुझे हार्ट अटैक भी हो चुका है हाँ 16 में। सबसे थायराइड का टेस्ट आउट हुआ था, उसके बाद मैं अभी 125 mg की दवा ले रहा हूँ और इस टेस्ट से लगा 7.8 आया है। आवाज, आपकी एज कितनी है मिस्टर जोशी? 74 है। 74 इयर्स। डॉक्टर अंशिता, इन्होंने कहा कि आवाज़ भारी रहती है और कई लक्षण स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किए हैं, क्या कहना चाहेंगी? इस अवस्था में हार्ट अटैक भी इनको 2016 में हो चुका है, लगभग 10 वर्ष 8 वर्षों के करीब, तो क्या इनको आप एडवाइस करना चाहेंगी, क्या करना चाहेंगी? जी, और मेरे ख्याल से उन्होंने ये भी बताया कि ये 25 माइक्रोग्राम की दवाई भी ले रहे हैं जी थायराइड के लिए। तो जो ये लक्षण बता रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने ये भी बोला कि थायराइड हार्मोन के लेवल्स भी नॉर्मल हैं, इस एज पे अगर आवाज़ में कोई बदलाव हो रहे हैं या ऐसे कोई लक्षण हो रहे हैं और वो भी जब थायराइड हार्मोन लेवल्स नॉर्मल हैं, तो हमें और कारणों को भी देख लेना चाहिए, जैसे वोकल कॉर्ड की जांच कराना, ENT डॉक्टर से मिलना कि हम कोई और कारण मिस तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थायराइड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बुजुर्गों के लिए, जैसे एज बढ़ती है, स्पेशली 70 या 75 प्लस जो पेशेंट्स हैं, उनमें जो TSH लेवल्स होते हैं वो नॉर्मली भी थोड़ा सा ज़्यादा की तरफ होते हैं कंपेयर टू जो यंगर पॉपुलेशन है। इसलिए उनको ट्रीट करते वक्त भी हम जो TSH लेवल टारगेट करते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट टारगेट्स नहीं होते, उनमें हम 5 से 6 या 7 तक TSH को भी सामान्य नॉर्मल मानते हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि
एज के हिसाब से भी हमारा ट्रीटमेंट टारगेट्स चेंज होते हैं। जी, टारगेट ज़रूर चेंज होते हैं, लेकिन आपके लिए सामान्य क्या है, नॉर्मल क्या है और सही क्या है, ये आपके विशेषज्ञ आपको बताएंगे। स्व इलाज नहीं करना है, दवा खुद बंद नहीं करनी है और अपना डॉक्टर स्वयं नहीं बनना है, क्योंकि विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञ की राय और परामर्श से ही निर्धारित होगा कि रोग की गंभीरता कितनी है, किस तरह के मेडिसिन की एडजस्टमेंट ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां जो जटिलताएं हैं न सिर्फ उनको बढ़ा सकती हैं बल्कि समस्या को और भी पेचीदा बना सकती है। इसलिए सोच और सच्चाई के विषय में उनका फ़र्क जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम कुछ ऐसी बातें सोचते हैं जो न सिर्फ बाधा बनती है समस्या की पहचान में बल्कि इलाज भी मुश्किल कर देती हैं। जान लेते हैं कुछ ऐसी ही सोच के बारे में और विशेषज्ञों से समझते हैं कि इनमें सच्चाई कितनी है। पहली बात, डॉक्टर अंजू सेठ, बहुत से लोग ये मानते हैं कि आयोडीन सप्लीमेंट लेना कम सक्रिय थायराइड ग्रंथि यानी हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए इलाज का एक उपयोगी विकल्प है, यानी अगर सप्लीमेंट्स ले लिया जाए तो कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, सबसे पहले तो हाइपोथायरॉयडिज्म सिर्फ आयोडीन डेफिशिएंसी से नहीं होता है। आयोडीन डेफिशिएंसी हाइपोथायरॉयडिज्म कर सकती है, बट सिर्फ एक वजह है, लेकिन एक फ्रैंक हाइपोथायरॉयडिज्म अक्सर आयोडीन डेफिशिएंसी से नहीं होता है। और हमारे देश में सारा हमारा जो नमक है, अभी आयोडाइज सॉल्ट आ रहा है, तो उसको लेते हुए सारा ही सॉल्ट आयोडाइज है। हाँ, इतनी ज़्यादा आयोडीन डेफिशिएंसी अब नहीं है जो इतना फ्रैंक हाइपोथायरॉयडिज्म करे, तो इसीलिए अपना इलाज खुद करना और आयोडीन सप्लीमेंट्स ले लेना उसका ना केवल इलाज नहीं है, कई बार थायराइड फंक्शन को उल्टा भी असर कर सकता है। तो आयोडीन एक्सेस भी प्रॉब्लम कर सकती है, तो अपना इलाज खुद ना करें और बेकार में सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें तो बेहतर है। जी, दूसरी बात जो बहुत से लोग सोचते हैं डॉक्टर राजेश की थायराइड की समस्या हो तो महिलाओं में वजन बढ़ जाता है और ये जो बढ़ा हुआ वजन है इसे कम नहीं किया जा सकता। क्या कहना चाहेंगे, कितनी सच्चाई है इस बात में? ये तो बिल्कुल ठीक है कि जब हमारे हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसमें वजन बढ़ सकता है, पर अगर हमें पता है कि हमारी बीमारी है तो हमें उसका ट्रीटमेंट तो लेना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हैं, जैसे कि कुछ कसरत है, योगा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपनी हैबिट्स चेंज करना, खान पान का ध्यान रखना उसके साथ में, तो इन सब का अगर हम ध्यान रखेंगे, एक हॉलिस्टिक अप्रोच करनी होती है उसमें। ऐसे नहीं कि सिर्फ गोली खा ली और मैं सोचूं मेरा वजन कम हो जाएगा, तो उससे वो वजन एकदम से कम नहीं होगा। तो उनको दवाई के साथ साथ ये सब कुछ भी करना पड़ेगा जी, तो उससे उनके वजन पे असर आएगा, डेफिनेटली आएगा। और ऐसे तमाम महिलाएं जो ये सोचती हैं कि अगर वजन अधिक है तो इसके लिए कोशिश ना की जाए कम करने की, क्योंकि थायराइड की समस्या है, वो ये समझ लें कि अगर आपका वजन थोड़ा सा थायराइड की वजह से भी बढ़ा है उसे भी कम किया जा सकता है। सही तरीके से कोशिश करने की आवश्यकता है। डॉक्टर अंशिता, बहुत से लोग ये मानते हैं कि थायराइड की दवा यदि एक बार शुरू हो जाएगी तो जीवन भर चलेगी, इसलिए अच्छा है कि दवा शुरू ही ना की जाए। जो आपने स्टेटमेंट बोला उसका पहला हिस्सा तो सही है कि जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ज़्यादातर हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में हमें जीवन भर ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को इस तरह से इंटरप्रेट कर लें कि इससे अच्छा हम ट्रीटमेंट स्टार्ट ही ना करें तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम गायब तो नहीं हो जाएगी बल्कि वो बढ़ती जाएगी और हमारे सारे ऑर्गन्स पे ख़राब इफ़ेक्ट करती जाएगी। थायराइड हार्मोन की जो दवाई होती है वो एक काफ़ी सेफ़ दवाई है। इसके मिनिमल, इनफैक्ट आई वुड से कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते जब तक आप इसको एक विशेषज्ञ के सुपरविजन में लें और थायराइड हार्मोन्स का नियमित रूप से टेस्ट कराएं। इसीलिए ये दवाई सेफ़ है और ये आपको कितनी सारी प्रॉब्लम से सिर्फ एक गोली बचा सकती है। तो जिस दवाई के कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, जो हमारी हेल्थ ठीक करने में इतनी यूज़फुल है, उससे हमें बचने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, और बशर्ते अगर आप दवा नहीं शुरू करते हैं तो उससे होने वाले जो दुष्प्रभाव और जटिलताएं हैं जिसका सामना आपको करना पड़ेगा उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक कॉलर है ओडिशा से हमारे साथ, ऋतुबाला है फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। ऋतु जी, सवाल पूछिए।
हेलो मैडम, नमस्ते जी। क्या जानना चाहती हैं? मैडम, मेरा उम्र 35 साल की है जी। मुझे थायराइड की समस्या मेरा 2016 से मेरा बच्चा जब प्रेग्नेंट हुआ था तब से है जी। मेरा वजन पहले कम था, मतलब पतला था मैं, अभी बहुत मतलब वजन बढ़ रहा है और मेरा थायराइड भी TSH कभी 9 हो जाता है, कभी 5 हो जाता है। मैं 2024 में होम्योपैथी शुरू की थी जी। फिर बीच में छोड़ के अभी एलोपैथी 75 ले रही हूँ और मुझे पूरा चिड़चिड़ापन, माइग्रेशन और वैसे भी मुझे कमर का प्रॉब्लम है, मेरा वो जो दब गया है हड्डी, और थायराइड मेरा मतलब ऐसा हो रहा है कि मेरा पेट भी फूल रहा है। मेरा 9 महीना जैसे प्रेगनेंसी मेरा पेट हो गया है। पेट फूल रहा है। डॉक्टर राजेश क्या कहना चाहेंगी? काफ़ी परेशान है। एक्चुअली जो इन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी के टाइम में इनका थायराइड बढ़ना शुरू हुआ था और उन्होंने दवाई शुरू करी, पर बीच में होम्योपैथिकली, अब हम ये नहीं कह सकते कि होम्योपैथिक की दवाई में क्या था, बट बीच में एक बार ट्रीटमेंट छूट गया और फिर इन्होंने दवाई ली जो 75 माइक्रोग्राम में बता रहे हैं कि ये ले रही हैं, पर अकेले दवाई लेने से वजन कम नहीं होगा। हाँ, ये है कि चिड़चिड़ापन और ये सब फटीग सारे सिम्टम हैं हाइपोथायराइडिज्म के, तो इन्होंने 75 अपनी दवाई लेने के बाद कभी अपना रिपीट टेस्ट करवा के देखा है या नहीं देखा कि वो कितना असर कर रही है दवाई उनके ऊपर। साथ में उनको खान पान का और कसरत वगैरह का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। योगा कर सकते हैं, कसरत कर सकते हैं। कसरत के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बहुत ही ब्रिस्क एक्सरसाइज आपको करनी है, आप स्मॉल स्टेप्स में भी अपने घर पे बहुत ही छोटी छोटी करके भी अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक बार अपना रिपीट थायराइड करा के देख लें अपना। जी, तो विग्रेस एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अंशिता, जो इन्होंने ब्लोटिंग की बात कही या कह रही हैं कि पेट इतना ज़्यादा फूल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि प्रेगनेंसी वे टू प्रेगनेंसी है, क्या इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं अगर जो मेडिसिन है उसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं या कॉम्बिनेशन बदलाव की भी आवश्यकता हो सकती है? हाइपोथायरॉयडिज्म के जो लक्षण होते हैं उनमें से एक लक्षण कॉन्स्टिपेशन या कब्ज भी होता है। आमतौर पे ये लक्षण तब देखे जाते हैं जब प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो, हार्मोन्स के लेवल की फ्लक्चुएशन थोड़ी ज़्यादा सिवियर हो। अगर कोई पेशेंट रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा है और थायराइड हार्मोन लेवल्स नॉर्मल है तो आमतौर पे ये सिम्टम टाइम के साथ चला जाता है। अगर किसी को दवाई लेते हुए और थायराइड हार्मोन लेवल्स नॉर्मल होते हुए भी इस तरह की ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो हमें इसके अन्य कारणों को भी जांच कर लेना चाहिए। हमेशा ये अज्यूम करना कि प्रॉब्लम थायराइड के कारण ही है, वो भी सही नहीं है। तो एक विशेषज्ञ को दिखाकर आप परामर्श ले सकती हैं। दिल्ली से एक कॉलर है हमारे साथ, यशपाल जी हैं फोन लाइन पर। यशपाल साहब, बहुत स्वागत। क्या है आपकी समस्या? गुड मॉर्निंग जी, मैं यशपाल बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग टू यू। मेरा सवाल ये है कि अभी मैंने टेस्ट करवाया था थायराइड का, तो मेरी एज 60 है जी। तो T3 और T4 लेवल्स पे नॉर्मल है, तो TSH 5.4 आया है। तो एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि TSH के किस लेवल से मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये फ्री T3 T4 के क्या इम्पोर्टेंस है और कब करवाया जाता है? थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर अंशिता, जो इन्होंने कंडीशन डिस्क्राइब करी जिसमें ये कह रहे हैं कि TSH लेवल्स थोड़े से हाई हैं और T3 T4 लेवल्स नॉर्मल हैं, इसको हम साइंटिफिक टर्म्स में सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, जिसको हम माइल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम हमेशा ट्रीट नहीं करते। इसमें उपचार हम तभी करते हैं अगर कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं मरीज़ को जो हमें लग रहा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म से संबंधित हो सकते हैं। आमतौर पे सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म में उपचार की ज़रूरत महिलाओं को पड़ती है, वो भी जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, जिनको माहवारी में प्रॉब्लम हो रही है या प्रेगनेंसी में कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, उनमें सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट किया जाता है। उसके अलावा हम कभी कभी TPO एंटीबॉडी लेवल्स भी करा के देखते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में, और अगर वो हाई होते हैं तो हम ट्रीट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर केस में इसको ट्रीट बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। कुछ ही केसेस में अगर कुछ इंडिकेशंस होती है तो ट्रीट करते हैं, इसलिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं, बच्चों से रिलेटेड बहुत से सवाल हैं। डॉक्टर अंजू सेठ, शिखा जी का सवाल है, वो ये कह रही हैं कि क्या जो नोड्यूल्स या गांठें बन जाती हैं वो थायराइड की वजह से हो सकती हैं, बच्चों में हो सकती है? 8 साल बच्चे की आयु है, क्या उनमें हो सकती है? और
क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि ये जो नोड्यूल्स बने हैं ये कैंसरस हों? एक सवाल ये है और दूसरा सवाल है दीपिका का ओबेसिटी को लेकर कि बच्चे का वज़न बढ़ रहा है, क्या थायराइड की वजह से ही बढ़ रहा है? क्योंकि बच्चों में आजकल ओबेसिटी इतनी कॉमन है कि माता पिता को समझ ही नहीं आता है कि अगर वज़न बढ़ रहा है तो वो सारा जिम्मा जो है फिर से थायराइड के ऊपर डाल दिया जाता है। ठीक है, एक एक करके लेते हैं। पहले ओबेसिटी की बात करते हैं जी। ओबेसिटी जैसा डॉक्टर राजेश ने भी बताया, बच्चों में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो, हाइपरथायरॉयडिज्म में नहीं होता है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो हो सकता है उनका वजन थोड़ा बढ़े। पर जैसा मैंने पहले बताया, मेन लक्षण वजन बढ़ना नहीं होता बच्चों में। मेन जो लक्षण है वो है उनकी हाइट का रुक जाना। तो ऐसा हो सकता है हाइट की वजह से जो वेट है थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन जो फ्रैंक मोटापा है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से नहीं होता है। तो जो आजकल बच्चों में मोटापा आ रहा है उसकी वजह कई और हैं, हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल, ये वजह हैं। उसको थायराइड के ऊपर डाल देना सही नहीं है। और अक्सर ऐसे बच्चों में जब हम थायराइड टेस्ट कराते भी हैं तो कभी कभी थोड़ा सा TSH ज़्यादा आ सकता है, जो मोटापे की वजह से है, यानी वो मोटापे की वजह नहीं है, मोटापे की वजह से भी थायराइड ग्रंथि के ऊपर असर आ सकता है। तो हम बच्चों में मोटापे को थायराइड ग्रंथि के ऊपर ना डालें। दूसरा सवाल था नोड्यूल्स के बारे में। क्या गले में नोड्यूल्स, गले में गांठें कई वजह से हो सकती हैं। थायराइड ग्रंथि गले के बिल्कुल बीच में, मध्य में स्थित है, तो अगर गांठें साइड में आ रही हैं तो वो अक्सर लिम्फ नोड्स हम उन्हें कहते हैं, उनकी वजह से हैं, वो गांठें बड़ी हो रही हैं। और लिम्फ नोड्स का बच्चों में होना कई अलग बीमारियों के लक्षण हैं। ये कहने के साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि थायराइड के अंदर भी नोड्यूल्स हो सकते हैं, जो छोटे बच्चों में कम कॉमन है, छोटे बच्चों में, किशोरों में, एडल्टहुड में ज़्यादा कॉमन है। और वो जो नोड्यूल हैं वो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी कैंसरस भी हो सकते हैं, पर बच्चों में तो बहुत ही कम, एडल्ट्स में ज़्यादा। पर अदरवाइज नॉन कैंसरस नोड्यूल्स थायराइड में भी हो सकते हैं, लेकिन थायराइड ग्रंथि से जुड़े जो नोड्यूल्स हैं वो मिडलाइन में रहेंगे या बिल्कुल मिडलाइन के पास में रहेंगे। जो दूर हैं वहाँ से वो लिम्फ नोड्स हैं, वो थायराइड ग्रंथि की वजह से नहीं है। जी, तो अगर बच्चे में इस तरह के कोई संकेत दिख रहे हैं तो एक विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य ले लें। फिलहाल हमारे साथ हम मिंटू जी हैं, मिंटू कुमारी हैं, फोन लाइन पर हरियाणा से कॉल कर रही हैं। स्वागत आपका, क्या जानना चाहती हैं आप? मिंटू जी सवाल पूछे। उनसे लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर अंशिता, जब दवा लेने की बात आती है, बहुत सारे, एक तो जैसे कॉलर ने भी कहा था, क्योंकि उनको लगता है कि सारे लक्षण सामान्य हो गए हैं तो अक्सर दवा छूट जाती है। इसके अलावा कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको थायराइड की समस्या तो होती है, ख़ास तौर पर अगर बढ़ती उम्र की बात की जाए। दूसरी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेस भी हो सकती हैं, चाहे आर्थराइटिस की बात करें, हाइपरटेंशन की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें। क्या अगर किसी तरह की दवाएं ले रहे हैं किसी दूसरी समस्या के लिए, उसके साथ थायराइड की दवा भी लेनी है, तो क्या कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा? जी, थायराइड हार्मोन के लिए जब हम मेडिकेशंस लेते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम उस दवाई को इस तरीके से लें कि उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में पूरी तरीके से हो, तभी वो कामगार सिद्ध होगी। तो उसमें जैसा कि आपने बोला, ये काफ़ी कॉमन चीज़ देखी जाती है। BP, शुगर वगैरह की दवाइयाँ भी हैं, और कॉमनली कैल्शियम, आयरन, ये सप्लीमेंट्स भी कई बार लोगों को चल रहे होते हैं थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट्स के साथ। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो हम थायराइड की दवाई ले रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, उसको हमें खाली पेट लेना है। किसी भी और दवाई से, चाहे स्पेशली कैल्शियम, आयरन, इन दवाइयों से कम हम 2 से 3 घंटे का अंतर रखें और उनको साथ में ना लें। अगर हम साथ में लेते हैं तो थायराइड की दवाई का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो जाता है और उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी कम हो जाती है। इसके अलावा खाद्य पदार्थ, टी, कॉफ़ी जैसे बेवरेजेस, ये भी अगर हम 1 घंटे के अंदर ही ले रहे हैं दवाई खाने के बाद, तो वो भी एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। जी, नानक शर्मा जी हैं हमारे साथ फोन लाइन से, गुरुग्राम से कॉल किया है इन्होंने। नानक जी स्वागत आपका, पूछिए सवाल। हाँ जी, ऐसा है कि मेरी मिसेज की एज 67 ईयर्स है जी। तो 4 साल पहले उनका थायराइड रिमूव कर दिया था टोटल। ओके। तो डॉक्टर ने कहा था शायद ये कैंसरस हो सकता है इस मामले में, तो ये निकाला था, लेकिन वो कैंसरस नहीं था। वो बायोप्सी में जब गया ना तो कुछ नहीं था। अब उसके बाद हम दवाई ले रहे हैं थायरोक्सिन जी, 125 mcg की।
तो अब वो TSH बहुत कम आता है, 0.03 आता है जी, 3, 4, 5। क्या ये ठीक है? डॉक्टर अंशिता क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बताया कि दवाई लेते हुए TSH लेवल्स 0.3 के आसपास चल रहे हैं। इस कंडीशन को हम आयोट्रोजेनिक हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। कहने का मतलब कि TSH लेवल्स जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में बढ़ जाते हैं और ट्रीटमेंट के साथ जिनको हम नॉर्मल रेंज में ले जाते हैं, अगर ट्रीटमेंट से वो नॉर्मल से भी कम की तरफ जाने लगे तब वो हाइपरथायरॉयडिज्म में तब्दील की तरह प्रेजेंट करता है, जिसमें स्पेशली एल्डरली में, उन्होंने बोला 65 के अराउंड एज है, तो उनमें इसके काफ़ी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, वेट लॉस होना, कंपन होना, हृदय गति बढ़ जाना। तो बेसिकली उस केस में डॉक्टर को संपर्क करके तब आपको दवाई की डोज को उनके कहे अनुसार कम करने की ज़रूरत होगी। जी डॉक्टर राजेश, ये जो मिडिल एज वीमेन कहा जाए, 45 से अधिक आयु है, अगर ऐसे में थायराइड की मेडिकेशन पर है और थायराइड की समस्या क्योंकि बनी रहती है, किस तरह के लक्षण या जटिलताएं उसमें आती हैं और कितना मुश्किल होता है? क्योंकि लक्षण जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो लेथार्जी हो कि सुस्ती रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, शायद किसी को ये नहीं लग सकता है कि ये थायराइड की वजह से भी हो सकते हैं लक्षण। किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है इस तरह की महिलाओं को? और वो जो मेनोपॉजल एज ग्रुप होता है, प्री मेनोपॉजल की बात करें, लक्षण कितने ओवरलैप कर सकते हैं? कितनी महत्वपूर्ण अवस्था है ये? देखिए, पेरी मेनोपॉजल जो पीरियड होता है 45 अबाव 40, उसमें पीरियड जो है इरेगुलरिटी होती है। अगर वो महिला पेरी मेनोपॉजल, कुछ को हैवी ब्लीडिंग होती है, कुछ को कम होती है, बट अगर सिर्फ पीरियड्स की बात ना करें, हम ब्लीडिंग की बात ना करें, उसके अलावा अगर उनको थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, चिड़चिड़ापन है, दिन में भी नींद आना, हमेशा सुस्ती रहती है, कॉन्स्टिपेशन है और थोड़ा सा मूड उनका डिस्टर्बेंस, मूड की डिप्रेशन है, ऐसा सब कुछ उनको लग रहा है, साथ में वेट गेन वगैरह भी हो रहा है, तो हमें अदर इन्वेस्टिगेशन के साथ में, जैसे कि हीमोग्लोबिन तो कराना मस्ट ही है, उसमें हमें थायराइड लेवल भी चेक कर लेना चाहिए उनका, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन कॉज होता है मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स पे इफ़ेक्ट करने का, कि पेरीमेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल पीरियड में उनका वेट गेन और वेट लॉस, तो ये हमें करा लेना चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर हम उनका आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसे में मुश्किल होता है एक साधारण व्यक्ति के लिए ये समझना कि जो लक्षण आ रहे हैं ये थायराइड के असंतुलन से है या फिर ये जो बढ़ती उम्र है इसका कुछ प्रभाव होगा? हाँ, देखिए, अब ये जो हमारे पास पहले जैसे अवेयरनेस इतना नहीं था, अब हमारी जो पॉपुलेशन है और जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, दे आर अवेयर, वो हमसे पूछते हैं खुद कि हमें ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम अपना थायराइड करा के लाए हैं, तो वो अवेयरनेस है उनको अभी। जी, और इसीलिए क्योंकि थायराइड के जो लक्षण हैं वो कई तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग आयु में अलग हो सकते हैं, तो उसको लेकर सतर्क और जागरूक रहना बहुत महत्वपूर्ण है। शिमला से कॉलर हैं हमारे साथ, राकेश जी हैं फोन लाइन पर। राकेश जी, पूछिए सवाल। जी डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मुझे थायराइड के बारे में 2 प्रश्न है। एक तो ये कि जैसे जो छोटे बच्चों में जो थायराइड होता है जी, तो और जो बच्चे जो हैं उनको कैसे इलाज किया जाए, और सबसे बड़ी बात है, और बच्चों को जंक फूड से कैसे दूर रखा जाए, और बच्चों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, थायराइड से बचाव कैसे करना चाहिए बच्चों का? जी, जो आपका दूसरा सवाल है वो इंटरेस्टिंग है, जंक फूड से कैसे दूर रखना है। जी हाँ जी, दूसरा सवाल ये कि जैसे हम पुरुषों में भी थायराइड देखा जाता है, और अगर देखा जाता है तो उनको किस चीज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है हम जो है पुरुष होते हैं स्मोकिंग ज्यादा और क्या बोलते कुछ गुटखा खैनी ये ज्यादा सेवन करते हैं, तो इससे क्या थायराइड में इसका असर पड़ता है? अगर पड़ता है तो हमें इस चीज को हमें कैसे देखना चाहिए? राइट। जो इनका पहला सवाल है, डॉक्टर अंजू सेठ क्या कहना चाहेंगी? दूसरा सवाल भी इंटरेस्टिंग है कि बच्चों को जंक फूड से कैसे दूर रखना है, हालांकि माता पिता और परिवार की जिम्मेदारी है, बट उनको मुश्किल सा लगता है। पहली बात, थायराइड ग्रंथि और उसका इलाज करना, थायरॉक्सिन हर मर्ज का इलाज तो है नहीं, ना वो मोटापे का इलाज है, ना बच्चों को जंक फूड से दूर रखने का इलाज है, ये तो लाइफस्टाइल की बात है। पर आपने पहला सवाल पूछा था बच्चों में थायराइड के इलाज के बारे में जी। तो इलाज चाहे बच्चा हो या
एडल्ट हो, दवाई वही है। अगर थायराइड ग्रंथि काम नहीं कर रही तो वही हार्मोन जिसकी आपने बात की थी T4, वो हमें दवा के रूप में अवेलेबल है। बहुत सरल दवा है, छोटी सी गोली है, बहुत सस्ती दवा है। उसको खाने का तरीका सवेरे के वक्त हम आमतौर पे कहते हैं पहले खाइए, और जैसे पहले डॉक्टर अंशिता ने बताया कि करीबन 1 घंटे तक और कुछ नहीं खाना है। पर बच्चों में जैसा कि हम एडल्ट में कहते हैं डोज हमेशा एडजस्ट करते हैं, तो हम दवा देंगे, उसके 2 हफ्ते बाद जब हम दवा नहीं चालू कर रहे हम दोबारा टेस्ट करेंगे और उसके हिसाब से डोज एडजस्ट करेंगे। और आगे बच्चे को हर खासकर पहले 3 सालों में हर 3 महीने में टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो टाइम है बच्चे के दिमागी विकास का। हम नहीं चाहते थायराइड ग्रंथि का लेवल बढ़े या घटे, दोनों ही नुकसान कर सकते हैं बच्चे को। तो हम हर 3 महीने में करते हैं उसको चेक, और बाद में फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं। जब तक बच्चा ग्रो कर रहा है हम साल में 2 बार चेक करते हैं। तो थायराइड का इलाज उसी दवा से है। और एक चीज़ अक्सर जो देखी जाती है, अगर हम शुरू से ही बच्चे में दवा दे रहे हैं ना, जिसको थायराइड की कमी है, उसको भी हमें अक्सर सारी उम्र देना पड़ता है। तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा तो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सही है, इसको क्या ज़रूरत है। वो अपने आप दवा अक्सर बंद कर देते हैं और फिर वो आपके पास वापस आते हैं, हमारे पास वापस आते हैं जब बच्चे में दोबारा से प्रॉब्लम आने लगती है। तो एक ये भी मैं आज के ज़रिए ये संदेशा देना चाहूँगी, अगर डॉक्टर्स ने आपके बच्चे को थायराइड के लिए दवा चालू की है, अपने आप ना तो डोज कम करें या ज़्यादा करें, ना ही उसको बंद करें। जो भी करें डॉक्टरी सलाह से करें। कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम दवा बंद करते हैं, खासकर छोटे बच्चों में ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, हम उसको बंद करते हैं, पर वो डॉक्टरी सलाह से ही किया जाए। जी, और जो दूसरा भाग था इनके सवाल का, डॉक्टर अंशिता बहुत संक्षिप्त में चाहेंगे आप उसको एड्रेस कर दें कि अगर पुरुषों में है और स्मोकिंग कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ता है थायराइड की समस्या के बढ़ने में? जी, स्मोकिंग का दुष्प्रभाव अलग अलग ऑर्गन्स पे देखा जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म को भी ये और ज़्यादा सीवियर कर सकता है, और स्पेशली हाइपरथायरॉयडिज्म जो प्रॉब्लम होती है जिसमें आँखों पे भी असर आता है, उस आँखों की प्रॉब्लम का स्मोकिंग से काफ़ी गहरा रिश्ता देखा गया है और वो उसको ज़्यादा ख़राब कर सकता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ अरुण जी हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर हरिद्वार से कॉल कर रहे हैं। स्वागत है आपका अरुण जी, पूछिए सवाल। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे बेटे को 1 साल पहले थायराइड मतलब TSH बढ़ा हुआ आया था, और उसके बाद उसने जब मेडिसिन ली, अब उसका TSH 4 आया है और T3 T4 नॉर्मल है, और उसके प्लस बाल झड़ रहे हैं। तो हमें किसी ने कहा कि थायराइड की वजह से उसके बाल झड़ रहे हैं, और हमें मेडिसिन कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी? एज कितनी है बच्चे की? बच्चे की एज है 16। डॉक्टर अंजू सेठ क्या एडवाइस करना चाहेंगी? बाल झड़ना भी बहुत आम समस्याओं में माना जाता है थायराइड के। अगर आपके बच्चे का इस वक्त दवाई ले रही है और TSH नॉर्मल है और T4 भी नॉर्मल है, तो मतलब उसका हाइपोथायरॉयडिज्म कंट्रोल्ड है। इसका मतलब ये नहीं है हम दवा को बंद कर दें। हम बंद कर देंगे तो बच्चे को प्रॉब्लम फिर आ सकती है, तो उसको आप डॉक्टरी सलाह से ही आमतौर पे हम बंद कर नहीं पाते हैं। जैसा पहले डॉक्टर अंशिता ने बताया, एक कॉमन वजह इस एज में हाइपोथायरॉयडिज्म की है, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस। तो अक्सर ऐसे सिचुएशन में हम लोग दवा बंद नहीं कर सकते, डोज कई बार एडजस्ट ज़रूर करना पड़ता है। तो अगर अभी जो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है बच्चे की, तो आपको उतने ही डोज में कंटिन्यू करना है। उसका मतलब ये है कि ये डोज बच्चे के लिए पर्याप्त है, तो इसे अपने आप कम और ज़्यादा ना करें। एक इनका और सवाल था, बाल झड़ रहे हैं। हाँ, बाल झड़ना थायरॉक्सिन की वजह से, स्पेशली जब हम शुरू करते हैं दवा देना, हो सकता है, पर ओवर टाइम वो सेटल कर जाता है। पर जैसे पहले भी बताया गया कि सारी जैसे बाल झड़ना भी खाली थायरॉक्सिन की वजह से हो, ये ज़रूरी नहीं है। अक्सर दूसरी बीमारियां, फॉर एग्जांपल हम ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस बच्चे में कह रहे हैं, कई बार ऑटोइम्यून बीमारियों की वजह से भी बच्चों के बाल गिरते हैं, कई वजहें हो सकती हैं। तो अगर बाल गिरना रुक नहीं रहा है तो एक बार एक डर्मेटोलॉजिस्ट को, स्किन स्पेशलिस्ट को भी कंसल्ट करें। थायराइड हार्मोन तो अब नॉर्मल है ही। जी, टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं थायराइड से संबंधित समस्याओं के बारे में। बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे प्रश्न फोन के माध्यम से हमारे पास आ रहे हैं। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं।
और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के विषय में हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर अंजू सेठ, डॉक्टर राजेश कुमारी, डॉक्टर अंशिता अग्रवाल। कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर अंजू सेठ आपसे, थायराइड के सारे ही समस्याएं जन्मजात होती हैं? जी नहीं, कुछ जन्मजात होती हैं, कुछ एक्वायर्ड भी होती हैं, तो कंजेनिटल और एक्वायर्ड। जी डॉक्टर राजेश, क्या ये समस्या सिर्फ महिलाओं को ही प्रभावित करती है? नहीं, ऐसा नहीं है महिलाओं को प्रभावित। ये समस्या दोनों में, मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकती है। हाइपोथायरायडिज्म इज कॉमन, राइट। डॉक्टर अंशिता, थायराइड की समस्या की संभावना सिर्फ तब होगी जब फैमिली हिस्ट्री हो, यानी परिवार में किसी को थायराइड की समस्या हो? जी नहीं, फैमिली हिस्ट्री होना एक रिस्क फैक्टर होता है थायराइड की प्रॉब्लम्स डेवलप करने के लिए, बट फैमिली हिस्ट्री ना होते हुए भी थायराइड की प्रॉब्लम बिल्कुल देखी जा सकती है। जी डॉक्टर अंजू, अगर बच्चे के माइलस्टोन डिले है, यानी कि सही समय पर बोल चल नहीं रहा, या फिर मानसिक रूप से लग रहा है कि विकास ठीक नहीं हो रहा, तो क्या इसका जो है कारण थायराइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 3 साल से छोटे बच्चे में हाइपोथायरायडिज्म एक कॉमनेस्ट वजह है डिलेड डेवलपमेंट की और कॉमनेस्ट ट्रीटेबल वजह है। इसका इलाज इतना सरल है, तो किसी भी बच्चे में ये प्रॉब्लम हो तो हम हमेशा सबसे पहले थायराइड चेक करेंगे। डॉक्टर राजेश, अगर महिला की माहवारी असंतुलित है या उसमें गड़बड़ी है, बाल झड़ रहे हैं या चिड़चिड़ापन रहता है, तो क्या थायराइड की संभावना है? जी हाँ, थायराइड की संभावना होने का बहुत ज़्यादा चांस है इसमें, बट थायराइड के साथ साथ उनको अपना हीमोग्लोबिन ऑल्सो चेक करना चाहिए, क्योंकि एनीमिया itself cause of heavy bleeding and heavy bleeding is cause of anemia। तो उसके साथ में थायराइड तो चेक करना ही है। जी, और हमारे देश में एनीमिया भी जो है एक बड़ी समस्या है, विशेषकर महिलाओं में। डॉक्टर अंशिता, अगर हाइपोथायरायडिज्म है तो बच्चा हो या बड़ा, उसका वजन बहुत अधिक होगा और बल्जिंग आईज, बाहर निकली हुई आंखें, इसकी विशिष्ट पहचान है? ज़रूरी नहीं है कि अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो तो वज़न बहुत ज़्यादा होगा, बल्कि जैसा हमने डिस्कस किया उसका वज़न पे इफ़ेक्ट एक लिमिटेड तौर पे ही होता है। बल्जिंग आइज़ ऑटो इम्यून हाइपरथायरायडिज्म, जिसको ग्रेव्स डिजीज़ बोलते हैं, उसका एक कॉमन लक्षण होता है। रेयरली हाइपोथायरायडिज्म में भी हो सकता है। डॉक्टर अंजू, अगर बच्चे में थायराइड की समस्या है तो आमतौर पर इलाज की आवश्यकता नहीं होती, उम्र बढ़ने के साथ समस्या खुद ही ठीक हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे में थायराइड की समस्या है, अगर उसका TSH बड़ा है, T4 कम है, हमें उसको दवा देनी है। कुछ भी वजह हो, कंजेनिटल हो या एक्वायर्ड हो, उसका इलाज करना है और मॉनिटर करना है इलाज को। जी डॉक्टर राजेश, अगर महिला को गर्भधारण के बाद थायराइड इम्बैलेंस होता है तो ये सामान्य माने, क्योंकि ये डिलीवरी के बाद खुद ही ठीक हो जाएगा? जी नहीं, ये सामान्य नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में उसका थायराइड लेवल अगर नहीं ठीक है तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी बच्चे के ऊपर भी इफ़ेक्ट इसका आ सकता है। जैसे कि मैडम ने बताया कि बच्चे को भी कंजेनिटल होने के और अदर सिम्टम्स होने के भी चांसेस होते हैं। जैसे पहले ही बताया, अबॉर्शन हो सकता है या ग्रोथ कम होगी बच्चे की, एंड महिला को खुद के ऊपर जैसे BP हाई होना, ये सब प्रीमेच्योर बच्चा होना, तो ये चांसेस होते हैं, इसलिए उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डॉक्टर अंशिता, अगर किसी को थायराइड की समस्या है तो क्या ऑटो इम्यून डिजीजेस की संभावना भी बढ़ जाती है? जी, थायराइड की प्रॉब्लम के साथ हम कई बार और ऑटो इम्यून कंडीशंस भी देखते हैं, जिनमें स्किन कंडीशंस या पेट से संबंधित जैसे सीलियाक डिजीज़, इनकी संभावना आम जनता के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है। जी डॉक्टर राजेश, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे तमाम व्यूअर्स को, किस तरह से महिलाएं थायराइड की समस्या से डील कर सकती हैं और अपना बचाव कर सकती हैं? देखिए, महिलाओं को सबसे पहले अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि
उनको पता होगा कि हमारे ये इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि हमारे बॉडी के रेगुलर चेकअप के लिए ज़रूरी है, तो वो अपना रेगुलर चेकअप में एक थायराइड का रख सकती हैं करवा के कि वो सही है या नहीं है। डॉक्टर अंशिता, एक सवाल था कि जो थायराइड वाले रोगी हैं या व्यक्ति हैं जो इससे प्रभावित है, वो सिट्रस फ्रूट्स या खट्टी चीज़ें नहीं खा सकते, और साथ ही संदेश क्या देना चाहेंगी आप? जी, तो पहला पार्ट क्वेश्चन का कुछ खाद्य पदार्थों के साथ थायराइड की प्रॉब्लम का संबंध देखा गया है। आमतौर पे सिट्रस फ्रूट्स का उतना एसोसिएशन नहीं होता है, बल्कि इसका ऑपोजिट इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि अगर हम लेमन वाटर के साथ थायराइड की दवाई लेते हैं तो कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि इसको एब्जॉर्प्शन बेटर हो सकता है, कुछ स्टडीज़ में ही। कुछ चीज़ें हैं जैसे जो कि क्रूसीफरेसी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ये सब, उसको लेके काफ़ी सवाल पेशेंट्स के रहते हैं कि क्या उसको लेने से हमारी थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसका सरल जवाब है कि अगर आप उसको अच्छी तरह कुक करके अच्छी तरह पके हुए फॉर्म में ले रहे हैं और नॉर्मल क्वांटिटी में ले रहे हैं तो वो थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट नहीं करेगा। बट हाँ, बहुत ज़्यादा कच्चे फॉर्म में सेवन करने से वो गोइट्रोजन मतलब कि थायराइड की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। एक वाक्य में संदेश आपका? संदेश ये रहेगा कि थायराइड की प्रॉब्लम्स कॉमन है, लेकिन आप हताश मत होइए क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सरल है, इफेक्टिव है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है जी। इसलिए इसको कंट्रोल करना इजी है डॉक्टर की सलाह से। डॉक्टर अंजू सेठ, क्यों आवश्यक है कि बच्चों को लेकर बहुत सतर्कता बरती जाए, क्योंकि बच्चों का एक लंबा जीवन है और जटिलताएं काफ़ी हैं इस रोग के साथ? ये बीमारी इसका इलाज आसान है, इसे पिकअप करना आसान है, अगर हम टेस्ट करें सरल इलाज है। और बच्चे को उसका शारीरिक और मानसिक, देखिए बच्चे को बड़ा भी होना है, बच्चे को स्कूल में भी जाना है, उसको आगे जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है। अगर उसका दिमाग ही ठीक से काम नहीं करेगा तो उसका सारी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा थायराइड ग्रंथि के कमी होने का, अगर हम इलाज नहीं करेंगे। सो वो उसको इलाज करना और मॉनिटर करना जब तक डॉक्टरी सलाह से ज़रूरी है वो करना पड़ता है, जो अक्सर लाइफ लॉन्ग रहता है जी। और बच्चों में स्क्रीनिंग का महत्व मानती हैं आप? हाँ, देखिए कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म यानी पैदाइशी थायराइड ग्रंथि की कमी बहुत कॉमन है हमारे देश में। इसके लक्षण कुछ नहीं होते हैं जब बच्चा पैदा होता है, और उसी वक्त अगर हम उसे पिकअप ना करें और इलाज ना करें तो बच्चे पर शारीरिक और मानसिक ऐसे दुष्प्रभाव होते हैं जिनको अगर हम इलाज लेट भी चालू करें तो उसे पूरा रिवर्स नहीं कर सकते। तो उसका एक इलाज है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, यानी जब बच्चा पैदा हो उस वक्त अगर हम उसका थायराइड की टेस्टिंग कर लें। एक सरल तरीका है इस प्रॉब्लम को पिक करने का, इतना महंगा नहीं और आसान है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर अंजू सेठ, डॉक्टर राजेश कुमारी, डॉक्टर अंशिता अग्रवाल, आप सभी का। विस्तार से विशेषज्ञों ने बताया है कि कैसे थायराइड की समस्या का प्रबंधन और इलाज किया जा सकता है और वो संभावनाएं जिससे आप जटिलताओं को कम कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत सारे सवाल आए, फोन्स भी आए, ईमेल भी आए। राकेश दुग्गल जी का एक ईमेल था जिन्होंने लिखा है कि जो स्लाइड्स दिखाते हैं हम उनका टाइमिंग बढ़ा दिया जाए क्योंकि समझने में आसानी होती है। हम अपनी टीम को ये बता देंगे। साथ ही आप अपनी प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस हमें दे सकते हैं। हमारा ईमेल आपके पास है ddnewstotalhealth@gmail.com। आप हमें एक्स पर भी लिख सकते हैं और कौन से टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि हम कार्यक्रम करें वो भी हमें बता सकते हैं। जहां तक बात है थायराइड की समस्या की, तो न सिर्फ अपने जीवन में संतुलन की आवश्यकता है बल्कि अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो चाबी है जिससे आप कई तालों को खोल सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और एक सेहतमंद जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहिए और हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। कल जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में। आज के अंक में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।